तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एग्रीकल्चरल इनकम एज इट वाज रिटन ऑन द बोर्ड। तो इस वर्ड से जो मैंने सेंटेंस या लिखा है इसको आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि व्हाट डज एग्रीकल्चरल इनकम मीन। यानी कि हमें जो एग्रीकल्चर से होने वाली जितनी भी इनकम्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर वो इंक्लूड होती हैं। तो अब हमारा जो बुक है वो है इनकम टैक्स। सो जो भी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम में इट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स कि उस टैक्स के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम से क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है। तो 3 पॉइंट्स मैंने अभी एक ओवरव्यू के लिए लिखे हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये तो मस्ट है कि अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो जो भी टैक्सेबल प्रीमाइसेस या जो भी हमारी टैक्सेबल बॉडी है या एनीथिंग एल्स वो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। इंडिया के बाहर होगी तो इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल थ्रू इनकम टैक्स, उसके ऊपर और भी चार्जेस लग जाते हैं, प्रॉपरली टैक्सेबल नहीं होती है। तो सेकेंड पॉइंट है द लैंड मस्ट बी सिचुएट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सोइंग सीड्स, प्लांटिंग सीड्स एक्सेट्रा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले तो लेते हैं पर फॉर दी टैक्स बेनिफिट्स उनको चाहिए होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड पर एज आई कैन से कि जो टैक्स होता है इनकम टैक्स बेसिकली वो एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि मना होता है, माफ होता है। पर कुछ कुछ लैंड्स पर होता है, उसके लिए भी डिडक्शंस है, उसके लिए भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। सो लोग लैंड ले लेते हैं बट दे डिडंट यूज इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपको उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए तो बेसिकली यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप उसमें क्रॉप्स उगा रहे हैं, मतलब सोइंग सीड्स का कोई भी काम कर रहे हैं, फिर प्लांटिंग सीड्स या एनीथिंग एल्स वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, that is included under the agriculture income and it is exempt. So the third point is the receiver of income must have interest in land. तो जो रिसीवर है इनकम का उसका उस लैंड में कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए किसी पर्सन ने माना मतलब फॉर सम विजिट वो गया, बहुत सारी लैंड्स उसने देखी और उसने देखा कि इस पर्टिकुलर लैंड में बहुत सारी अच्छे से फसल उगी हुई है और सारी चीजें हैं। तो उसने क्या किया कि उगी हुई उस पर्टिकुलर लैंड को, इट मीन्स कि वो उससे बिलोंग नहीं कर रही है, वो लैंड उसकी नहीं है, उसको खरीदा, क्योंकि कभी कभी ऐसा करते हैं, उस क्रॉप को खरीदा तो वो क्या होता है उसके लिए सस्ता होता है। वो अगर डायरेक्टली जाकर के इस तरह से फार्मर से उसको खरीदेगा तो वो उसके लिए चीपेस्ट थिंग रहेगी। तो उसने उसको खरीदा एंड फिर उसको ऑन द प्रॉफिट उसको सेल कर दिया। तो ये जो इनकम उसकी होगी उस लैंड से क्रॉप को खरीदना एंड देन उसको सेल करना, ये एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो जो लैंड है उसमें उस ओनर का या फिर जो भी उस क्रॉप को खरीद रहा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली वो उससे बिलोंग नहीं करती है, उसने सिर्फ अपने मोटिव ऑफ प्रॉफिट के लिए उस क्रॉप को खरीदा डायरेक्टली एंड उसको जाके मार्केट में सेल कर दिया। तो वो जो है नहीं इंक्लूड होगा एग्रीकल्चरल इनकम के लिए। तो जो रिसीवर है इनकम का उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है लैंड में। तो फ्रेंड्स, उन तीनों पॉइंट्स के बाद मैंने एक ओवरव्यू पॉइंट लिख दिया है, दैट इज द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो उन तीनों पॉइंट से हम एक ही चीज बार बार डिस्कस कर रहे थे, एक ही चीज बार बार मतलब आ रही थी घुमा घुमा के कि वो जो पैसा आ रहा है हमारे पास वो एक तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए और वो हमें डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिल रही हो, यानी कि एग्रीकल्चर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे होने वाली इनकम डायरेक्टली वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, विदाउट इंक्लूडिंग एनी थर्ड पर्सन इन दिस। सो या दैट्स द पॉइंट। तो हमारे पास एक नया टॉपिक अराइज हो गया, दैट इज पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल। तो पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा टफ नहीं है समझना, क्योंकि उससे तो हमें मतलब वर्ड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो कि प्रॉपरली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के थ्रू मतलब जो भी इनकम हो रही है ओके। बाकी फर्स्ट इज पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम्स वो होती हैं, उस टाइप की इनकम्स होती हैं जो कि प्रॉपर मतलब हम कोई भी चीज अपने लैंड पर ग्रो तो कर रहे हैं पर वो प्रॉपर हम उसको
उसी की फॉर्म में मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। हमें उसको और ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है जो कि लैंड में नहीं होगा, वो फैक्ट्रीज में ही हो सकता है। वो प्रोसेसिंग आगे जाके मतलब थर्ड टर्म हो गया ना, उसमें हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी चीज, मतलब डायरेक्ट से हमारा एग्रीकल्चरल लैंड से कांटेक्ट खत्म हो गया। एग्रीकल्चरल लैंड ने उसको फैक्ट्रीज में भेजा एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस होने के बाद वो चीज मार्केट में जा रही है। दैट मीन्स थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो ये प्रॉपर एग्रीकल्चरल इनकम तो नहीं रहा अब। तो इसलिए हमने इसको पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम का नाम दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी है, शुगर है। कॉफी और शुगर क्यों ऐसे, एज ए कॉफी जब आपने देखा होगा जब वो उगाई जाती है तो उसको एज अ जिस फॉर्म में वो आती है हम उसको उसी फॉर्म में मार्केट में नहीं सोल्ड आउट करते हैं ना, हम उसको फिर और रिफाइन करते हैं और देन वो फैक्ट्रीज में जाती है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ प्रोडक्ट, एंड देन फिर वो उसके बाद उसको रिफाइन करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि मार्केट में सोल्ड की जा सकती है, क्योंकि वो यूजेबल ही नहीं है ना मार्केट में जो फार्मिंग के थ्रू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल शुगर हमें किससे मिल रहा है? शुगर केन से मिल रहा है, राइट? क्या हम शुगर केन हम खा सकते हैं, बट वी डिडंट गेट शुगर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड ना, हमें शुगर केन को प्रोसेस करके रिफाइन करके उससे शुगर केन मिलता है, सॉरी शुगर मिलता है। तो दैट्स वाई इट इज पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इसमें एक थर्ड टर्म ऐड हो गया जस्ट बिकॉज कि वो प्रोडक्ट या वो जो भी चीज हमें एग्रीकल्चर से मिल रही है हम उसको डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड जिस चीज की है उसको फैक्ट्री में जाकर के रिफाइन करके एक प्रोडक्ट तैयार करना होता है, उसको फाइनली मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो वो हो गई हमारी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज दैट इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे कि अगर एग्रीकल्चर है तो ठीक है हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल है और अगर हमने उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया, यानी कि व्हेन इट इज ऑर्डिनरीली सोल्ड इन मार्केट, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन व्हेन इट इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। सो अगर हम उसको मार्केट में सोल्ड कर रहे हैं जाकर के तो इट मीन्स के सिंपली जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू पर हम उसको सोल्ड कर रहे हैं मार्केट में, वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे फॉर द टैक्स पर्पस। जो भी कैलकुलेशन होगी टैक्स की उसके लिए हम वो वैल्यू कंसीडर करेंगे। बट व्हाट इफ अगर हम उसको मार्केट में सोल्ड आउट ही नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू? हम क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे जो एक्सपेंस हमारे हुए हैं। फर्स्ट रेट कर देती हूँ वैल्यू एट विच इट हैज बीन सोल्ड इन मार्केट, यानी कि जिस भी वैल्यू पर वो मार्केट में सोल्ड आउट हुआ है हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो मार्केट में सोल्ड आउट ही नहीं हुआ है तो द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन, पहला पॉइंट होगा नेसेसरीली कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कल्टीवेट करने के लिए वो एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे। द लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड फॉर लैंड। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कि मतलब ये होता है कि फार्मर्स या जो भी ओनर है, जो कि पर्टिकुलरली ओनर नहीं होता है, उसकी प्रॉपर लैंड नहीं होती है, उसने लीज पर या रेंट पर ली हुई होती है, तो या तो उसको रेवेन्यू मिल रहा है या वो उसका रेंट पे कर रहा है। तो उस बेसिस पर क्या होता है, जो भी इनकम है उसकी रेंट पे करने की वो कंसीडर की जाएगी और जो भी रेवेन्यू उसको मिल रहा है वो कंसीडर किया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रॉफिट विच इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज रीजनेबल। अब असेसिंग ऑफिसर को जो भी रीजनेबल प्रॉफिट लगेगा वो कंसीडर करेगा। तो पार्टली इनकम में तो सिर्फ यही 3 टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो अब तक टॉपिक कवर किया वो था पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब लॉट ऑफ थ्योरी के बाद अगर विदाउट एग्जाम्पल समझाया जाए तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग और मेसी लगता है कि एक थ्योरी के बेसिस पे आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। when you have lot of examples in your head then you can compare and judge things better. So अब उन दोनों टॉपिक्स को लेकर I have examples for you.
सो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जाम्पल्स हैं. जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग एग्रीकल्चरल इनकम, दैट्स वाई पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम को हम ज्यादा कंसिडर करेंगे रेदर देन दी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. इट डिडंट मीन कि नॉन एग्रीकल्चरल टर्म को बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया जाए. नो, अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टर्म को एग्जाम्प्ट कर दें. एंड हेंस इट इज द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, सो द टैक्स फ्रॉम दैट इज वेरी मच हाई. सो हमें लगता है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते. बट या दैट टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स कवर दिस टॉपिक. एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रॉफिट फ्रॉम शुगर फैक्ट्रीज. सो बेसिकली शुगर फैक्ट्रीज, यू नो, शुगर जो है हमें शुगर केन रिफाइन करने के बाद मिलती है. तो शुगर केन जो हम अपनी ही लैंड में ग्रो कर रहे हैं, उससे अगर हम शुगर को प्रोसेस करके बना रहे हैं, अपनी ही लैंड की शुगर केन को प्रोसेस करके हम शुगर बना रहे हैं अगर, तो वो जो हमारी इनकम उससे अर्न होगी शुगर को बेचने के बाद, चीनी को जब हम बेच देंगे मार्केट में, उससे होने वाली इनकम जो है हमारी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर की जाएगी. ठीक है. अब क्या है कि अब सपोज कि अब हम शुगर नहीं ग्रो कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल. अब क्या है, हमने कहीं से शुगर केन बोरो किया, क्योंकि ऐसा होता है कि सपोज वी हैव अ लैंड एंड इस लैंड के हम सिर्फ 40% ही शुगर केन हम ग्रो कर सकते हैं. बाकी का इतना इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम सिर्फ 40% शुगर केन लेकर के अपनी इतनी ह्यूज फैक्ट्री में शुगर प्रोड्यूस करें. इतनी सी शुगर का होगा क्या? इतनी 40% शुगर केन से कितना शुगर मिलेगा हमको? तो हम उसको और ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हम उसको और इम्पोर्ट कर लेते हैं, सॉरी. और हमने उसको बहुत बाहर से भी मंगा लिया, बहुत सारी अदर सोर्सेज से भी हमने शुगर केन मंगा लिया. अब हम उसको प्रोसेस करेंगे, तो जो 40% हम अपनी ही लैंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम हो गई. एंड जो 60% हम अदर सोर्सेज से यानी कि बाहर से मंगा रहे हैं, वो हमारी हो गई पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है. तो अब क्या है, इसमें दो टर्म्स आ जाते हैं. एक हो गई एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरी बिजनेस इनकम. क्योंकि क्या है ये है पार्टली, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो पार्टली यानी कि एक पार्ट तो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का रहेगा और दूसरा पार्ट हमारा बिजनेस इनकम का रहेगा. वी हैव टू पार्ट्स हियर दैट गोज पैरेलल एंड समटाइम्स अपवर्ड डाउन्स. तो सेकेंड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी. शुगर के लिए दैट इज कि हमें थोड़े प्रोविजंस रखने हैं, क्योंकि शुगर वॉज लाइक कि वन टर्म नहीं है कि शुगर का ये है कि शुगर केन भी हम डायरेक्टली मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं. हाँ, दैट टर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि सपोज कि हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है एंड हमने उस शुगर केन को डायरेक्टली मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो दैट इज आर पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम. आप बताइए क्या होगी? आप में से मोस्ट ऑफ लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बट नहीं, ये बिजनेस इनकम होगी. जस्ट बिकॉज कि हमको दोनों को सेपरेट करना है. अगर हम उसको अपने फैक्ट्रीज के लिए यूज ना करके मार्केट में लगा रहे हैं, तो वो हमारी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होगी. बट अगर हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस अगर हमने जो 60% बाहर से मंगाया है, हमने उसको भी मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो वो हमारी बिजनेस इनकम होगी. ओके, लेट्स गो ऑन अनदर. इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी. अब हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, उगा भी रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं. दो टर्म मैंने यहाँ पर आपके यूज किए, दैट इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. टू टर्म्स आर हियर, मतलब हम उसको उगा भी रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं. क्योंकि टी क्या है, टी इज नॉट अ सिंगल थिंग कि हम उसको मतलब कहीं से बोरो करके फिर हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारी पूरी ही बिजनेस इनकम हो जाएगी. उसमें हमारे लिए कुछ एग्रीकल्चर इनकम रहा ही नहीं ना, क्योंकि हमने अपनी लैंड में कुछ भी नहीं उगाया. हमने टोटली रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया और उसको रिफाइन करके मार्केट में बेच दिया. तो हमारी प्रॉपर जो भी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम होगी. लेकिन अगर हम उसको ग्रो भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, तो जितना पार्ट हम ग्रो कर रहे हैं, सपोज आई एम सॉरी, तो जो हम ग्रो कर रहे हैं उसका 60%
जो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, एंड रेदर 40% जो है हमारी इनकम वो हमारी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। यानी कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, इसमें 60% जो हमें इनकम होगी वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, एंड 40% जो होगी वो हमारी बिजनेस इनकम होगी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इनकम फ्रॉम सेनेक्स एंड सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स। हमारे कोई भी, जैसे मोस्ट ऑफ रबर का जो काम होता है, ये सब जो काम होता है, ये रबर भी हमें किसी प्लांट से नहीं मिलता है ना, लाइक अदर वेजिटेबल्स विल ग्रो, नो वी कैन नॉट। सो वो भी हमें प्रोसेस और रिफाइन करना पड़ता है, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। जो भी हम इसके द्वारा होने वाली इनकम का 65% जो होता है वो एग्रीकल्चर इनकम के लिए कंसीडर करते हैं, और 35% को हम बिजनेस इनकम के लिए कंसीडर करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। सो इनकम जो भी हमें ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग, कॉफी ग्रो और मैन्युफैक्चर करने के लिए हो रही है इनकम, जो भी हमारी इन दोनों से, वो हमारी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है 75% ऑफ इनकम जो कि हमें कॉफी ग्रो और क्योर करने से मिल रही है वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, और रेस्ट 25% जो है हमारी बिजनेस इनकम है। और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है जस्ट बिकॉज अगर हम कॉफी को ग्रो भी इसमें क्या है, दो टर्म्स हैं, मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, दो परसेंटेज लिखती हैं। इसमें ये है कि अगर हम सिर्फ ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कॉफी को, तो उसमें 75% और 25% का टर्म यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम उसको ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लस हम उसको रोस्टिंग भी हम उसकी अपने यहाँ से कर रहे हैं, यानी कि हम उसको रेडी टू मार्केट के लिए करके भेज रहे हैं, कि बिल्कुल मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी करके हमने उसको बाहर भेजा है, कि अब उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो प्रोसेस अगर हम अपने यहाँ पे कर रहे हैं, देन 60% जो हमारी होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी, उससे होने वाली इनकम, और 40% हमारी बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी। अब मैंने आपको क्यों बताया कि इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर, इतना 35% बिजनेस इनकम, क्या पॉइंट है ये बताने का कि इनको क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम दो पार्ट्स में। जस्ट बिकॉज ये लेक्चर शुरू होते ही मैंने आपको बोला था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जैम्प्ट होती है टैक्स से, यानी कि ये जो होगी वो एग्जैम्प्ट हो जाएगी। अब जो उसे टैक्स देना होगा वो अपनी 40% ऑफ बिजनेस इनकम पे टैक्स देगा, उसकी जो 60% होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर कर ली गई है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता है हमको। सो ये एग्जैम्प्ट हो जाएगी टैक्स के, और इस पर हमारा टैक्स लगेगा।